प्रोफेशनल गेमर लू चेन को एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ा। उसकी न्यूरल डिले बढ़ गई, रिएक्शन टाइम स्लो हो गया और उसकी सारी मेमोरी गायब हो गई। फिर जब वो अपनी ऑनलाइन गेम लवर हेई से ऑफलाइन मिलने गया, तभी गैंगस्टर्स ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे जमीन में दफना दिया। बट यहां कुछ शॉकिंग हुआ। उसे हजारों साल पुराने वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, जिसने उसे रीजनरेशन की अद्भुत पावर दे दी। वो मरा नहीं, वो वापस जिंदा हो गया। अब रहस्यों की परतों से घिरा हुआ, डिलेड रिएक्शंस के साथ वो फिर से गेमिंग वर्ल्ड में एंट्री लेता है। जीरो से शुरू करके वो अपनी पीक लेवल गेमिंग जीनियस को वापस लाएगा। लेकिन रुकिए, इस ऑनसम स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो नौजवान सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसे जरा भी याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। एक भयानक सिरदर्द उसे सोचने नहीं दे रहा था। उसके सारे कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, फिर भी उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन वो बेहद बुरा महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में वो नौजवान अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा और उसने दरवाजे के पास एक बॉक्स देखा। शायद वो शिफ्टिंग के दौरान उसे अंदर लाना भूल गया था। लगता था किसी भले इंसान ने लू चेन की मदद की थी और उस बॉक्स को कूड़े में फेंकने की बजाय दरवाजे के पास सलीके से रख दिया था। लू चेन को याद आया कि इसमें शायद बस कुछ पुराने फोटो एल्बम्स हैं जो किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी वो उस बॉक्स को अपने अपार्टमेंट के अंदर ले आया। उसे हॉलवे में छोड़ना ठीक नहीं लगा। फोटोज हमेशा बहुत सारी यादें वापस लाती हैं, अक्सर खुशनुमा और पुरानी यादें। तो वो नौजवान फौरन बॉक्स खोलने लगा। अंदर एक ट्रॉफी थी जो गेम जर्नी थ्रू द ट्रोत्सी ऑन ऑफ स्टार्स में फर्स्ट प्लेस जीतने पर मिली थी, और साथ में एक पुरानी फोटोग्राफ भी थी। लू चेन उस फोटो को देखने लगा और मन ही मन पुराने वक्त में खो गया। ये एहसास हमेशा अच्छा लगता है जब पता चले कि जिंदगी में कुछ सच में खास और अहम लम्हे भी रहे हैं। ये उसके ई स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत थी, जब चीन में नेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई थी। आज से 5 साल पहले स्टार पार्क स्टेज पर आया और उसने कहा कि कंपटीशन का पहला दिन उसे निराश कर गया। हॉल दर्शकों और फैंस से भरा था, लेकिन वो प्लेयर लोकल नहीं था, बाहर से आया था और उसे चाइनीज के कुछ शब्द भी नहीं आते थे। दर्शक भी उससे खुश नहीं थे। उनका मानना था कि पार्क हान, जिसका निकनेम इनक्रेडिबल पावर था, बिल्कुल बेकार है और कोई भी उसे हरा सकता है। जाहिर है वो इस बात से नाराज था और उसने कह दिया कि ये लोग बहुत ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं, जबकि उन्हें ई स्पोर्ट्स की कोई समझ नहीं। टूर्नामेंट होस्ट बड़ी मुश्किल में था। उसे विजिटिंग स्टार और दर्शकों दोनों के साथ अच्छा बर्ताव रखना था। जब होस्ट को वापस माइक्रोफोन मिला तो उसने कहा कि इनक्रेडिबल पावर हॉल में किसी भी प्लेयर को चैलेंज कर सकता है। एक कॉल गई, जो भी पार्क हान के इस रवैये से नाराज हो वो आगे आए और चैलेंज कबूल करे। दर्शकों में लू चेन के दोस्त डूसन भी बैठे थे। उसने ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर से समझ लिया कि इनक्रेडिबल पावर ने अभी अभी सभी लोकल प्लेयर्स को अपमानित किया है। पार्क हान स्टेज पर खड़ा दर्शकों को ऐसे देख रहा था जैसे वो सब उसके सामने कुछ भी नहीं। लू चेन ने डूसन की तरफ मुड़ते हुए कहा कि वो गेम में जाए और उस घमंडी स्टार का वो मुस्कुराता चेहरा बंद करे। डूसन मान गया, लेकिन शर्त रखी कि लू चेन उसे 2 बार रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा। इसके बाद वो नौजवान खड़ा हुआ और चैलेंज कबूल कर लिया। वो था फ्रेशमैन लू चेन। वो नया था और बहुत छोटा भी, इसलिए दर्शकों को भरोसा नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। पार्क हान ने अपने ओपोनेंट को देखा और कहा कि ये लड़का शायद खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहा है। लू चेन ने हेडफोन्स लगाए और सोचा, जल्दी से निपटाता हूं और चैन से खाना खाने जाता हूं। ये यूनिवर्सिटी ई स्पोर्ट्स की दुनिया में जानी मानी थी और कई इंडस्ट्री लीडर्स वहीं से निकले थे। जब सबको पता चला कि चाइना की तरफ से कौन खेलेगा, तो लोगों को लगा कि अब एक दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा। दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कंपटीशन शुरू होने वाली थी। प्लेयर पार्क ने सजेस्टेड गेम मैकेनिक्स को नजरअंदाज किया और सीधे एस रैंक मैकेनिक्स पर आ गया। ये काफी दमदार और बेशर्म तरीका माना जाता था। लू चेन को मैकेनिक्स लाइब्रेरी में से कुछ चुनना था और वो सी रैंक मैकेनिक्स पर निर्भर रहने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था। गेम के शुरुआती दौर में ही प्लेयर पार्क ने पिलर ऑफ फायर एक्टिवेट किया। प्लेयर लू चेन ने अपने ओपोनेंट के उस घातक वॉर को बड़ी चालाकी से डोड किया और जल्द ही कोरियन स्टार पार्क का माथा पसीने से भीग चुका था और वो साफ घबराया हुआ दिख रहा था। लू चेन ने अगला अटैक भी पल भर में डोड किया और फौरन जवाबी वॉर किया। एक सटीक स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसने सी रैंक कोर को तबाह कर दिया। यही सीक्वेंस एक बार फिर दोहराया गया। प्लेयर पार्क सी रैंक रोबोट लेकर वापस आया, लेकिन वो फिर से तबाह हो गया। एक और इंस्टेंट किल। आखिरकार प्लेयर पार्क एक बार फिर टुकड़ों में बिखर गया, जैसे न्यू ईयर की आतिशबाजी। पार्क हान अब अपने आप में नहीं था।
गेम बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसा उसने सोचा था और अब वो खुद असली हारे हुए की तरह दिख रहा था। 5वीं बार अपने ओपोनेंट को तबाह करने के बाद लू चेन खड़ा हुआ और बोला कि उसके पास अब और वक्त नहीं है, उसे खाना खाना है। गेम खत्म हो चुका था। होस्ट ने कहा कि लू चेन कॉम्बैट में बेहद माहिर है, लेकिन पहले किसी कंपटीशन में नजर नहीं आया। नौजवान ने माना कि आज उसकी पहली बार खेली है। वो सिर्फ 2 महीने पहले 18 साल का हुआ था, इसलिए उसने हाल ही में कंप्यूटर क्लब ज्वाइन किया था और कल तक उसे खेलना भी नहीं आता था। दर्शक और होस्ट्स खुशी से झूम उठे। सबने तालियां बजाईं और जेनियस लू चेन की जय जयकार की। दर्शकों ने एक साथ अंगूठे ऊपर किए, अपना समर्थन जताया। पहली बार खेलने वाले के लिए ये एक अविश्वसनीय नतीजा था और अब उनके पास बैटल एरिना का एक सच्चा नया किंग था। डूसन भी लू चेन के लिए खुश था और उसने अपने फोन से एक फोटो खींची, यह महसूस करते हुए कि वो भी इस यादगार दिन का हिस्सा है। वो फोटो उसी वक्त ली गई थी जो एक नए ई स्पोर्ट्स प्लेयर की शानदार करियर की शुरुआत का निशान बन गई। उस हार के बाद पार्क हान साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से रिटायर हो गया। तब से लू चेन मशहूर होता गया। उसने पॉपुलर गेम सौरो चुना और अपना निकनेम डस्ट रखा। उसने अपने देश के ई स्पोर्ट्स एरिना में धीरे धीरे दबदबा बनाना शुरू किया। जल्द ही उसने वो ट्रॉफी भी जीती जो उस बॉक्स में थी। ये सौरो में उसकी जीती पहली ट्रॉफी थी और उनकी पहली हेड टू हेड कॉम्पिटिशन थी। सौरो में बेस्ट प्लेयर के टाइटल के लिए फाइनल 2 महान गॉड्स के बीच एक जबरदस्त टकराव था और इस डुएल का नतीजा बताना मुश्किल था। इस लड़ाई में कोई चालबाजी नहीं होगी, बस तलवार और जिस्म का टकराव। ऐसे प्रोफेशनल्स के बीच कॉम्पिटिशन्स हमेशा बेहद रोमांचक होती थीं। प्लेयर ने रेड ड्रैगन्स फ्लेम यूज किया। दर्शक और कमेंटेटर्स इतने जबरदस्त अटैक को देखकर पूरी तरह झूम उठे। कोई और होता तो इस वार को झेल नहीं पाता और फौरन हार जाता, लेकिन हाई लेवल प्लेयर्स के बीच असली मजा तो अभी शुरू हुआ था। लू चेन ने बड़े इत्मीनान से उस अटैक को पैरवी किया और अब अपने ऑपोनेंट को देखा। उसे पता था कि अब उसकी बारी है। नौजवान के हाथ में एक प्रोफेशनल सोर्ड था और उससे वो माउंटेन सोर्ड डांस स्ट्राइक अनलीश करने वाला था। लू चेन का वो बेहद कॉम्प्लेक्स माउंटेन सोर्ड डांस टेक्निक एग्जीक्यूट करना सबको हैरान कर गया। स्पीड और पावर बिल्कुल अविश्वसनीय थी और कॉम्बोज की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही थी। सिर्फ ड्यूअल जीतने के अलावा वो नौजवान अपने ओपोनेंट का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहता था और अपनी पूरी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। माउंटेन सोर्ड डांस लगातार तबाह करने वाला डैमेज देता रहा और कॉम्बोज की गिनती लगातार बढ़ती रही। लू चेन का अटैक जारी था। अभी लिमिट नहीं आई थी और नौजवान ने अपने ओपोनेंट की डिफेंस तोड़ दी। उस मैच में 250 कॉम्बोज यूज हुए और अब विनर किसी भी शक या सवाल से परे था। सबको समझ आ गया कि उनकी आंखों के सामने एक नया चैंपियन पैदा हुआ है और एक नया रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन यह साफ था कि यह उसकी लिमिट नहीं थी। सबने लू चेन को बेस्ट प्लेयर का खिताब मिलने पर बधाई दी। जहां तक उसे याद था, यही उनकी लू ऑन के साथ एकमात्र ऑफिशियल बैटल थी। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने ट्रॉफी पर ही परफॉर्म किए गए कॉम्बोज की गिनती दर्ज कर दी, लेकिन साथ ही सबको पता था कि ये उस लड़के की लिमिट से बहुत दूर था। अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीतों की बदौलत लू चेन हॉल ऑन फेम में दाखिल हुआ और गेम की हिस्ट्री में उसके सबसे कम उम्र के मेंबर के तौर पर दर्ज हो गया और हर रोज वो अखबारों की हेडलाइंस में रहता था। बस अफसोस यही है कि जिंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है और अब ये सब धीरे धीरे बस हिस्ट्री का एक हिस्सा बनता जा रहा था। लू चेन को याद आया कि उन जीतों ने उसे कितना खुश किया था और अब उसे इस बात पर थोड़ी अजीब सी शर्म भी आ रही थी। ये सब एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था जिसने उसकी जिंदगी को पहले और बाद में बांट दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी रिकवरी अच्छी चल रही है और वो उस गंभीर एक्सीडेंट के बाद लगभग सामान्य हो चुका है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम अभी भी ठीक नहीं था। उसकी नर्वस रिस्पॉन्स में 3 सेकंड्स की डिले थी। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका कोई खास असर नहीं था, लेकिन हाई लेवल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में ये बहुत बड़ी रुकावट थी और इसी वजह से लू चेन की स्टार रेटिंग गिरने लगी। जल्द ही वो हॉल ऑफ फेम से लगभग गायब हो गया और जब वो पूरी तरह बाहर हो जाता तो बाकी सभी प्लेयर्स खुश हो जाते। लू चेन समझता था कि जो हुआ उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था, यही जिंदगी है। लेकिन ये सोचने से कुछ आसान नहीं होता था। वो नौजवान दूसरे प्लेयर्स से मिलने जुलने से बचने लगा। वो तरस भरी बातें नहीं सुनना चाहता था और जाहिर है एक दिन वापस टॉप पर लौटने का सपना भी देखता था। कार एक्सीडेंट के बाद लू चेन एक मजाक बन गया था। अब तो सबसे कमजोर प्लेयर्स भी उससे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन वो नौजवान जानता था कि उसे प्लेयर्स से नफरत नहीं रखनी चाहिए। वो उसे उसकी मौजूदा परफॉर्मेंस के हिसाब से आंक रहे थे और अभी वो सच में सबसे कमजोर था। लू चेन को समझ आया कि इस सब को खत्म करने का एकमात्र रास्ता यही था कि गेम पूरी तरह छोड़ दे।
और उसने वहीं किया। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। एंशिएंट स्वॉर्ड गिल्ड एक शानदार कैसल में थी, लेकिन अब वो जगह टूटी फूटी और उजाड़ लग रही थी। प्लेयर समझ नहीं पाया कि इस शानदार महल का ये हाल कैसे हुआ, और वो सीधे बॉस से पूरी बात जानना चाहता था। बॉस इमारत से बाहर आया और उसे बता सका कि जगह का ये हाल कैसे हुआ। पता चला कि कुछ मेंबर्स ने गिल्ड छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने मारपीट की, लूटा और जो हाथ लगा सब तबाह कर दिया। वो किसी दुश्मन गिल्ड से भी बदतर निकले। एंशिएंट स्वॉर्ड गिल्ड के डिप्टी हेड ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, अब सब कंट्रोल में है। नौजवान ने विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट की और बेचैनी महसूस की। उसे एहसास था कि उसने गिल्ड का कोई भला नहीं किया, और उसे उम्मीद थी कि अगर वो चला गया तो दुश्मन एंशिएंट स्वॉर्ड की सोल को अकेला छोड़ देंगे। लेकिन वो लड़की बोली कि वो बकवास कर रहा है। उसने सपोर्ट के निशान के तौर पर उसके कंधे पर हाथ रखा। आखिरकार वो नौजवान एंशिएंट स्वॉर्ड के ड्रीम, सोल ऑफ द 4 स्टार्स, सन, मून एंड डस्ट का एक फाउंडर था। एक को भी खोना नामुमकिन था। सबको पता था कि दुश्मन का निशाना लू चेन था, और साथ ही एंशिएंट स्वॉर्ड की सोलज ड्रीम भी। उस वक्त उनकी गिल्ड बहुत मशहूर थी, और नया किंग बनने का सबसे तेज रास्ता यही था कि पुराने किंग को हराओ। बहुत लोग दूसरों की हड्डियों पर चलकर तख्त तक पहुंचना चाहते थे। बॉस ने बताया कि एक दिन पहले किसी ने गिल्ड की तरफ से लू चेन को एक कॉन्टेस्ट का इनविटेशन भेजा था। नौजवान का अंदाजा था कि ये केओस ऑन ऑफ कैंडललाइट की तरफ से था, लेकिन वो चैलेंज ठुकराने वाला था क्योंकि अपनी मौजूदा फिजिकल कंडीशन में वो जीत नहीं पाता। डिप्टी हेड ने बताया कि चैलेंज गिल्ड की तरफ से भेजा गया था, लेकिन उसे वापस लेना नामुमकिन हो गया था। हुआ ये कि ड्रैगन कैंडल गिल्ड के सीनियर मैनेजर ने खुद अपनी रिक्वेस्ट वापस ले ली और पब्लिक माफीनामा जारी कर दिया। वो नौजवान बेहद हैरान था। वो समझ नहीं पाया कि ये माफीनामा किस बात का था और किसे लिखा गया था। डिप्यूट हेड ने समझाया कि ऐसा लेटर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उनका मानना है कि प्लेयर डस्ट में उनकी गिल्ड के साथ कंपेट करने की काबिलियत नहीं है। उनके हिसाब से ऐसा चैलेंज केओस ऑफ कैंडल शैडोज गिल्ड की वैल्यू को कम कर देता। उन्होंने कहा कि केओस ऑफ कैंडल शैडोज गिल्ड का वो रैंडम चैलेंज सोल ऑफ द एंशिएंट स्वॉर्ड्स ड्रीम गिल्ड पर थोड़ा नकारात्मक असर डाल गया, और इसके लिए उन्होंने पूरी गिल्ड से ऑफिशियली माफी मांगी। वो लेटर गेम में अनगिनत बार रिपोस्ट हुआ। अब प्रैक्टिकली सभी प्लेयर्स को पूरी सिचुएशन पता थी। सबको पता चल गया था कि लू चेन अब पहले जैसा नहीं रहा। नौजवान नहीं दिखाना चाहता था कि वो अंदर से क्या सोच रहा है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कोई और काम नहीं है तो वो डंजियन क्लियर करने जाएगा। उस माफीनामे वाले इंसिडेंट के बाद जो ड्रैगन कैंडल गिल्ड की अगुवाई में एक साझा दबाव अभियान बन गया था, सोल ऑफ द एंशिएंट स्वॉर्ड्स ड्रीम गिल्ड आखिरकार पूरी तरह तबाह हो गई। लू चेन का ई स्पोर्ट्स प्लेयर के तौर पर करियर भी खत्म हो गया। आखिर में उसने और उसके बॉस ने 7 ड्रैगन मीडोज को जला दिया। फिर गिल्ड बंद हो गई। उसने अपना अकाउंट डिलीट किया और गेम छोड़ दिया। ये उनकी गिल्ड की तरफ से अपना गुस्सा जाहिर करने का तरीका था, लेकिन अब नौजवान को समझ आया कि उसके पास करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। उसने सोचा कि सोने से पहले थोड़ा कंप्यूटर चला लेता है। लोडिंग में बहुत देर लग रही थी, कहें तो बिल्कुल उतनी ही देर जितनी उसके दिमाग की रिएक्शन में लगती थी। लू चेन भी अपने होम कंप्यूटर जितना ही सुस्त हो गया था। इससे उसे बहुत चिड़चिड़ाहट हुई, लेकिन वो फिर भी तब तक इंतजार करता रहा जब तक सब कुछ लोड नहीं हो गया। और फिर उसने फोरम की हेडलाइन में पोस्टेड न्यूज पढ़ी। सोल ऑफ द एंशिएंट स्वॉर्ड्स ड्रीम गिल्ड के सभी प्लेयर्स गेम छोड़ चुके थे और अब उन्हें हजारों गालियों भरे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था। लू चेन इन सबसे थक चुका था। अगर व्यूअर्स ने उसे इतनी बेरहमी से नहीं खदेड़ा होता तो शायद वो 7 ड्रैगन मीडोज नहीं जलाता, लेकिन आज ये सब उसे बहुत तकलीफदेह और भारी लग रहा था। लू चेन खुद नहीं समझ पाया कि वो दोबारा फोरम क्यों ब्राउज करने लगा। बेहतर होता कि वो सो जाता। जैसे ही उसने कंप्यूटर बंद किया, नौजवान की नजर मेज के नीचे एक बॉक्स पर पड़ी। उसे याद नहीं आया कि ये कहां से आया था या इसमें क्या था। लू चेन ने दिमाग लगाया और याद आया, ये हेवनली ऑर्डर गेमिंग हेलमेट था जो उसे हॉल ऑफ फेम मेंबर होने के नाते स्पेसिफिकली भेजा गया था। लगा जैसे ये किसी पिछले जन्म की बात हो। इतने लंबे समय तक इतना प्रेशर और हैरेसमेंट झेलने के बाद वो ये तक भूल गया था कि वो हॉल ऑन फेम का मेंबर है, लेकिन अब वो आखिरकार उस बॉक्स को खोल सकता था। हेवनली ऑर्डर को हार्ट एच से भी बेहतर मास्टरपीस के तौर पर एडवर्टाइज किया गया था। कंपनी का दावा था कि उनका ये मास्टरपीस, जो किसी भी पुराने प्रोजेक्ट से बेहतर था, बहुत सारे कैरेक्टर क्लासेस और नए गेम प्ले मोड्स को एक साथ लाता है और प्लेयर्स को सच्चा मजा देने का वादा करता है। हेलमेट में इंप्रेसिव ग्राफिक्स थे और बहुत सारे पहलुओं में ज्यादा एडवांस्ड स्पेशल इफेक्ट्स थे। तभी फोन बजा। ये उसका अथक और इकलौता दोस्त डूसन था, जो कॉल करने से नहीं डरता था।
देर रात भी डूसन को समझ नहीं आ रहा था कि लू चेन कहाँ गायब हो गया। वो किसी भी मैसेजिंग ऐप पर रिप्लाई नहीं कर रहा था, फोन नहीं उठा रहा था और कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो जानना चाहता था कि माजरा क्या है। लू चेन ने कहा कि वो अब कुछ नहीं खेल रहा, उसने सब छोड़ दिया है, इसीलिए वो गेम हेवनली ऑर्डर में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे उसका दोस्त कितना भी यकीन रखे कि वो सब कुछ बहुत जल्दी वापस पा लेंगे। डूसन सुनना नहीं चाहता था क्योंकि उसका दोस्त लू चेन पहले कभी नहीं हारा था। लू चेन ने समझाने की कोशिश की कि अपनी मौजूदा एबिलिटीज से वो बस हारने के लिए ही खेल सकता है, लेकिन डूसन बोला कि वो ये नहीं सुनना चाहता और अभी आ रहा है लू चेन के सिर पर ईंट मारने। वो वही रूकी है जिसने पार खान को हराया था, हॉल ऑफ फेम का सबसे कम उम्र का मेंबर, और अब ऐसे ही हार मान लेगा। डूसन ने खुद को रोका नहीं और काफी कड़े शब्दों में कहा कि जब कोई मजाक उड़ाए तो वापस लड़ना पड़ता है। और वो गिल्ड जिसमें सिर्फ 5 लोग बचे थे, उन्होंने भी गेम छोड़ दिया और हार मान ली। क्या वो सब बस कायर थे? लू चेन अपने दोस्त की बात सुन रहा था और जानता था कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो लगातार हो रहे मजाक से बुरी तरह थक चुका था। लू चेन और नहीं झेल सकता था और उसने जवाब दिया कि वो तैयार नहीं है और उसका दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा। वो हर रोज गेम में लॉग इन करता था और हैरेसमेंट का शिकार होता था और उसके दोस्तों को भी गेम छोड़ना पड़ा। डूसन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रहा था। वो अपने दोस्त का गला दबाना चाहता था। अच्छा था कि वो फोन पर बात कर रहे थे, वरना नौबत मारपीट तक आ सकती थी। आखिर में डूसन ने कहा कि वो अपने दोस्त से निराश है क्योंकि लू चेन तो बस एक कायर निकला। लू चेन को ऐसा लगा जैसे एक अलमारी उस पर आ गिरी हो। वैसे भी उसकी जिंदगी काफी मुश्किल थी और अब उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के मुंह से ये कड़वी बातें सुननी पड़ रही थीं, जिसने हमेशा उस पर भरोसा रखा था। उसके ज़हन में उस पहले मैच की यादें कौंध गईं जिसने उसके लिए ई स्पोर्ट्स के दरवाजे खोले थे। वो एक सच में रोमांचक बैटल थी। नौजवान को जीत का वो गर्व और खुशी याद आई। वो पल जब उसे चैंपियन और किंग कहा गया, लेकिन फिर आया सार्वजनिक अपमान, बेरहम परसिक्यूशन, एक बिखरी हुई गिल्ड और बहुत सारे निराश लोग। लू चेन जानता था कि उसके हर साथी का उसके दिल में एक जगह है, और फिर भी वो वही था जिसने समिट देखी थी, इसलिए उसे कभी नाले की कीचड़ में नहीं सड़ना चाहिए। डूसन बिल्कुल सही था। नौजवान ने हेलमेट पहना और कहा कि वो तैयार है। अब गेम हेवनली ऑर्डर ही वो जगह होगी जहां उसका नया जन्म होगा। लू चेन ने हेलमेट एक्टिवेट किया और उसे ऐसा लगा जैसे वो डेटा के एक अनंत समुद्र में से गुजर रहा हो। नौजवान हैरान था कि वीआर टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे प्लैनेट पर उतर गया हो। सबसे पहले प्लेयर खुद को टेम्पल ऑफ गाइडेंस में पाया। वो एक विशाल हॉल के बीच में खड़ा था और जल्द ही लोडिंग पूरी हो गई। सब कुछ बेहद रियलिस्टिक लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्लेयर सच में किसी दूसरी जगह पहुंच गया हो। पत्थर के खंभों की टेक्सचर तक बड़ी बारीकी से बनाई गई थी। उसी वक्त नौजवान ने स्वागत के शब्द सुने, वेलकम टू द टेम्पल ऑफ गाइडेंस, लू चेन। उसके सामने एक सिस्टम स्पिरिट प्रकट हुई। दिखने में वो लड़की पीटर पैन की कहानी की वेंडी जैसी लग रही थी। सिस्टम स्पिरिट ने बताया कि कंफर्म करने पर प्लेयर रीजन जेड में हॉल ऑफ फेम का मेंबर बन जाएगा। प्लेयर को एक्सक्लूसिव आईडी प्रिविलेजेस मिलेंगे। उससे पूछा गया कि अब से उसे क्या नाम से बुलाया जाए। जाहिर है अपना असली नाम रखना बेवकूफी होती। लू चेन ने तय किया कि पहले अपना आईडी बदलेगा। ये उसकी नई शुरुआत का निशान होगा। नौजवान ने नाम चुना, ब्रोकन स्पीयर सिंकिंग इन द सैंड। बेशक इससे बेवकूफाना नाम सोचना मुश्किल था, लेकिन कम से कम कोई उसकी तुलना लू चेन से नहीं करेगा। नौजवान जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि वो खुद को मांचेगा और निखारेगा ताकि अपनी पुरानी शान वापस पा सके। वो 4 शब्द बड़े पोएटिक लग रहे थे, ब्रोकन स्पीयर सिंकिंग इन द सैंड। सिस्टम स्पिरिट प्लेयर की इस रिएक्शन से हैरान थी और समझ नहीं पाई कि वो खुश है या सच में परेशान। लड़की ने पूछा कि क्या वो गेम शुरू करना और कोई प्रोफेशन चुनना चाहता है। लू चेन ने गेम शुरू किया। उसके सामने 10 प्रोफेशंस पेश की गईं। ये सिलेक्शन ज्यादातर गेम्स जैसी ही थी, स्वॉर्ड्समैन, आर्चर, मैज, हीलर और दूसरे क्लासेस। लू चेन सोचने लगा कि अभी उसके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, एक फुर्तीला घुड़सवार नाइट, या एक भारी भरकम बैलेंस्ड वॉरियर, या शायद एक आर्चर जो सिंगल टारगेट को डैमेज डील करे। लू चेन पूरी तरह उलझ गया। उसे हर क्लास के फायदे और नुकसान दिख रहे थे और चुनाव मुश्किल था। तो नौजवान ने तय किया कि अपने पुराने रोल वॉरियर पर वापस जाएगा। तभी गेम में एक नोटिफिकेशन आई कि हेलमेट उसके फिजिकल पैरामीटर्स जानने के लिए ब्लड सैंपल लेने की प्रोसीजर शुरू कर रहा है। ये कुछ नया था। हेलमेट से एक छोटी सुई निकली और ब्लड ड्रॉ शुरू हो गया। लू चेन को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला कि उसे एक तीखा दर्द महसूस हुआ। हेलमेट सैंपल्स ले रहा था। जल्द ही प्रोसीजर पूरी हो गई और प्लेयर के बॉडी का स्कैन शुरू हुआ।
रिजल्ट्स के मुताबिक उसकी हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर चेक की गई। सभी रीडिंग्स नॉर्मल ह्यूमन वैल्यूज से आधी थीं। लू चेन समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है, सब कुछ लाल क्यों हो गया। शायद उसका वीआईपी हेलमेट नकली था, दर्द असहनीय था और ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल फ्लैशेस उसे तोड़ रही हैं, सिर्फ गेम में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी। फिर लू चेन को सामान्य महसूस हुआ और अब वो जानना चाहता था कि इतनी तकलीफ झेलने के बाद उसे कौन सा क्लास मिला। सिस्टम स्पिरिट ने अनाउंस किया कि गेम ने एक हिडन क्लास अनलॉक किया है और अब वो उसे प्लेयर को दे सकती है। प्लेयर की फिजिकल स्टैट्स के आधार पर उसे डेथ नाइट क्लास मिली। ये नर्क का सबसे ताकतवर वॉरियर था, डेडली पावर का मास्टर और सभी नाइट स्पिरिट्स का लॉर्ड। लू चेन ने अपने कैरेक्टर को देखा और सोचा कि ये बस अमेजिंग है। वो डेथ नाइट जो एक स्पेशल रेस से था, दिखने में बेहद कूल लग रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वो वक्त आ गया था, गेम शुरू करने का वक्त। गेम ने पूछा कि क्या ब्रोकन स्पीयर सिंकिंग इन द सैंड अभी शुरू करना चाहता है। नौजवान ने हाँ कहा। पहले वो न्यूबी विलेज रियो में पहुंचा। ये केओस के लाशों वाला एक गांव था। लू चेन ने चारों तरफ देखा और समझ नहीं पाया कि उसका स्पॉन पॉइंट इतना गंदा और बदहाल क्यों है। लेकिन जल्द ही प्लेयर पर नई निराशाएं आ पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि वो ये क्रीचर कैसे बन गया। सब कुछ गलत लग रहा था। डेथ नाइट कहां गया और इंस्टॉलेशन के वक्त दिखी वो खूबसूरत ओरिजिनल इमेज। एक नोटिफिकेशन आई कि स्केलेटन ऑफ डेथ नाइट की इनिशियल फॉर्म है और अभी उसके पास ना खून है ना मांस। एक खालीपन था और सॉफ्ट टिश्यू बिल्कुल नहीं था। स्केलेटन ने नीचे अपने अंडरवियर की तरफ देखा और समझ आया कि अब वो सिर्फ लोहे की हड्डियों वाला एक इंसान है और कुछ नहीं। उसी वक्त पहला बॉस आया। वो नोविस विलेज का चीफ मैच था, कॉर्प्स के गांव का। उसने उस छोटे स्केलेटन को देखा और साफ लग रहा था कि वो उसे कुछ ही मिनटों में तबाह करने का इरादा रखता है। नान ने कहा कि वो गांव का चीफ मैज है और अवेकेंड नाइट स्पिरिट को अपनी तलवार उठानी होगी और अपनी यात्रा पर निकलना होगा। उसे अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाकर नाइट स्पिरिट्स के राज के लिए लड़ना था। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया कि प्लेयर को नोविस के लिए स्टार्टर इक्विपमेंट सेट मिल गया है। शुरुआती झटका गुजरने के बाद लू चेन बैठकर आइटम की जानकारी पढ़ने लगा। पता चला कि उसे एक आयरन स्वॉर्ड और एक फटा पुराना क्लॉक मिला था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। उसने फौरन गियर पहना और अब वो डेथ का एक सच्चा दूत लग रहा था। इस आर्मर से उसकी स्टैट्स में काफी सुधार होना तय था। लू चेन ने अपना स्टैट्स पैनल चेक किया। लगभग सब कुछ जीरो पर था। वो सच में एक बिगिनर था। उसकी सभी स्टैट्स बेहद कम थीं और उसे शुरुआत से शुरू करना था। आर्कमैज ने पूछा कि क्या छोटा स्केलेटन ताकतवर बनना चाहता है। आखिरकार उसके पास बहुत सारे ट्रिक्स थे और वो नए स्केलेटन को कुछ पॉइंटर्स देने को तैयार था। लू चेन ने सोचा कि टिप्स अच्छी बात है, लेकिन अभी वो मैज से थोड़ा सावधान था। नहीं जानता था कि बदले में क्या देना पड़ेगा। मैज ने सलाह दी कि एक क्वेस्ट कंप्लीट करे, क्योंकि अभी छोटे स्केलेटन के पास ट्रेड करने के लिए कोई मांस नहीं था। लू चेन ने क्वेस्ट चुना, किल द बिग ईयर्ड रैबिट्स। उसे 20 बिग ईयर्ड रैबिट्स मारने थे और उनके पंजों से 5 बंडल्स ऑफ कोर्स वुड इकट्ठा करने थे। ये सब हेड मैज के पास लाना था और बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। रैबिट्स मारना काफी आसान लग रहा था, इतने कमजोर स्केलेटन के लिए भी। कम से कम लू चेन को यही उम्मीद थी। वो कैरेट मीडोज की तरफ चल पड़ा, जहां बिग ईयर्ड रैबिट्स चर रहे थे। वो खुशी से गाजर खा रहे थे और घास चबा रहे थे। लू चेन फौरन मीडो के बीच में घुसा और एक रैबिट पर स्वॉर्ड से क्रिटिकल स्ट्राइक मारी। ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था और मजे में आकर स्केलेटन एक सच्ची रैबिट हंट पर निकल गया। गेम उसे बताता रहा कि क्रिएचर कहां होगा, कितना वक्त लगेगा और कैसे स्विंग करना है। सब कुछ एक रेगुलर सिम्युलेटर जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान था, लेकिन निकला ये कि रैबिट्स बेहद तेज थे। इसके ऊपर से रैबिट्स जवाबी वार भी कर सकते थे और स्केलेटन को डैमेज भी दे सकते थे। तभी एक बड़े रैबिट ने अपने पिछले पंजे से उसके माथे पर मारा। लू चेन धड़ाम से गिर पड़ा। उसने सोचा कि रैबिट को 3 सेकंड्स पहले मारना चाहिए था डीले को खत्म करने के लिए, लेकिन किसी वजह से काम नहीं आया। उसी वक्त मीडो के बीच में एक नया टारगेट आया और स्केलेटन ने उसे इंटरसेप्ट करने की तैयारी की, लेकिन रैबिट बेवकूफ नहीं था। वो ऊंची छलांग लगाकर स्वॉर्ड से धक्का देकर निकल गया। स्केलेटन ने क्वेस्ट पूरी करने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन अभी वो सिर्फ खाली वार कर रहा था और गुस्साए रैबिट्स के लातें खा रहा था। लू चेन ने अपनी स्टैट्स देखी और समझ आया कि वो गेम से बाहर होने वाला है, लेकिन जल्द ही उसे असली प्रॉब्लम समझ आई। रैबिट्स ज्यादा तेज नहीं थे, बस प्लेयर का लैग कम हो गया था और अब सब कुछ घड़ी की तरह चल सकता था। लेकिन फिर दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन रिस्पॉन पॉइंट पर वापस आया, क्योंकि उसे एक झुंड के रैबिट्स ने मार दिया था। लू चेन ने तय किया कि डू सन को यह बात नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन काफी शर्मनाक हो रही थी।
लू चेन हैरान था कि उसका लैग घटकर 1 सेकंड रह गया था, लेकिन अचानक उसे चक्कर आया और एक अजीब सी घेरने वाली फीलिंग हुई, जैसे वो कुछ भूल गया हो। लू चेन ने सोचा कि इसे बाद में सोचेगा, लेकिन अचानक उसकी यादों में एक स्पोर्ट्स कार और उसके चारों तरफ बिखरे टुकड़े कौंध गए, और फिर उसकी आंखों के सामने खून से सना एक बैट आया। अगली बार इस पर ध्यान से सोचना होगा। और इस तरह प्लेयर ने अपना नया इन गेम जन्म स्थान फिर से देखा, और उसके सामने दूसरा मास्टर ग्वान न्यू खड़ा था। इस सब का उससे क्या लेना देना था? डॉक्टर ने एक बार कहा था कि नर्व्स में रीजनरेट होने की क्षमता होती है। शायद वो रीजनरेशन हो चुकी थी। लू चेन ने सोचा कि हॉस्पिटल जाकर मेडिकल चेकअप करवाना होगा, लेकिन अभी जब मौका है, बाकी बचे छोटे रैबिट्स को ढूंढना होगा। लू चेन फिर से शिकार पर निकल पड़ा। एक टिप आया कि नेक के वीक स्पॉट पर अटैक करने से ज्यादा डैमेज होगा। एक के बाद एक क्रिटिकल हिट्स पड़े और रैबिट्स गिरते गए। लू चेन को लगा कि कम हुआ लैग उसके लिए एक सच में अमेजिंग सेंसेशन था। खेलना बेहद कंफर्टेबल लग रहा था। लू चेन का मन हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि आगे चलकर ये लैग पूरी तरह खत्म हो सकता है, जिसका मतलब होगा कि वो नॉर्मल गेम प्ले पर वापस आ सकता है। उसी वक्त उसे कुछ हलचल और शोर महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। रैबिट की जगह एक इंसान का शरीर उसकी तरफ उड़ता आ रहा था। लू चेन ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। स्केलेटन ने उस प्लेयर को थामे रखा और समझ नहीं पाया कि किसने उसे इतनी बेरहमी से मारा था। वो नौजवान बेहोश था और एक बेजान कपड़े की तरह लटक रहा था। लू चेन ने पता लगाने की कोशिश की कि किसने इस बंदे को उस पर फेंका। आखिरकार एक अजनबी नजर आया। उसके हाथ में एक विशाल स्वॉर्ड था। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन रैबिट्स हर शेप और साइज में आते हैं, और अब कैरेट मीडो का किंग बिल्कुल डेमोनिक लग रहा था। वो लॉर्ड ऑन ऑफ द कैरेट मीडो था, एक गुस्सैल और मांसल मॉन्स्टर। प्लेयर उस रैबिट से भागने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसके पंजों की मार सच में असहनीय थी, और अब दो प्लेयर्स आपस में टकरा गए थे। निकला ये कि इस सीजन में रैबिट हंटिंग काफी पॉपुलर थी। लू चेन ने उन बेचारे प्लेयर्स को गेम से बाहर किया और कहा कि वो किसी दूसरी जगह चले जाएं। वो उनका बदला लेगा। लू चेन उस बॉस फाइट के बारे में सोच रहा था जो उसका इंतजार कर रही थी। अब जब उसकी रिएक्शन टाइम धीमी थी और अपने पुराने गेम्स के इतने तजुर्बे के बावजूद नौजवान अभी नर्वस और एक्साइटेड दोनों था। लू चेन ने दोनों हाथों से सोर्ड थामा और बैटल के लिए तैयार हो गया। जल्द ही लॉर्ड ऑफ द कैरेट मेडो उसके सामने खड़ा था। उस मांसल मॉन्स्टर के पंजों पर ब्रास नकल्स थे, लेकिन शायद ये उससे बेहतर था कि उसके पास स्पीयर या सोर्ड होती। जाहिर है शांत रहना जरूरी था, लेकिन वो रैबिट सच में एक असली मॉन्स्टर लग रहा था। लू चेन ने सोचा कि उसके ओपोनेंट का अटैक स्टाइल तेज और क्लोज कॉम्बैट वाला है, इसलिए ऐसे दुश्मन के खिलाफ सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि शांत रहो और इंतजार करो। जब ओपोनेंट अटैक करे तो जल्दी से डॉज करो और उसके अटैक में वीक स्पॉट ढूंढो। थ्योरी में यह सब बहुत अच्छा और लॉजिकल लग रहा था, लेकिन उस रैबिट की एक पंच ने बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ पॉइंट्स उड़ा दिए। गेम ने हिंट दिया कि अनडेड नेचर की वजह से स्केलेटन सोर्ड्समैन टूटी हड्डियां जल्दी रिजनरेट कर सकता है और फौरन अपनी फॉर्म वापस पा सकता है, लेकिन उसका एचपी रिजनरेट नहीं होता। यह सब बेशक बहुत कूल था, लेकिन अभी उसे उस अजय रैबिट से निपटना था। उसे पता लगाना था कि वो रैबिट को कितना डैमेज डील कर सकता है। नतीजा बिल्कुल निराशाजनक था, क्योंकि क्रिटिकल हिट ने सिर्फ 8 पॉइंट्स का डैमेज किया। ये बहुत कम था। इसके ऊपर से रैबिट किंग सिर्फ अटैक में ही अच्छा नहीं था, वो बेहद तेज भी था, और उसकी डिफेंस बिल्कुल असामान्य लग रही थी। लू चेन ने खुद को डिफेंड करने की तैयारी की और सोचता रहा कि इस रैबिट किंग को कैसे हराया जाए। लू चेन अटैक को डोड्ज करने में कामयाब रहा, और उसे एहसास हुआ कि अब रैबिट की नेक के वल्नरेबल स्पॉट पर स्ट्राइक करने का सही वक्त है। उसकी फर के नीचे शायद कोई आर्मर नहीं होगा, और एक पल के लिए लगा कि अटैक काम कर जाएगा, लेकिन रैबिट को एक भी खरोंच नहीं आई। वो एक पेड़ से जा टकराया और उसने अपने सिर से उसे आधा तोड़ दिया। लू चेन ने सोचा कि अगर उसे इसी तरह मारा जाए तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। प्लेयर को समझ आया कि सभी बड़े रैबिट्स का वीक स्पॉट किंग के आर्मर के नीचे पूरी तरह छुपा हुआ है। वो हास्यास्पद रूप से ताकतवर था। लू चेन ने अपनी स्टैट्स देखी और समझा कि अगर एक और गलती हुई तो उसके बचे खुचे एचपी के साथ वो खत्म हो जाएगा। उस विशाल रैबिट को अपने सामने देखते हुए हीरो ने सोचा कि ये मॉन्स्टर बेहद एग्रेसिव है, और सच में रैबिट उसकी आंखों के सामने पूरी तरह बर्सर्क हो गया, जैसे कि जो इंप्रेशन वो बना रहा था उसे कंफर्म करना हो। रैबिट किंग एक विशाल पेड़ के पास गया और उसे जड़ से उखाड़ दिया। लू चेन हैरान रह गया। उस मॉन्स्टर ने रोते हुए विलो के पेड़ को ऐसे उखाड़ा जैसे वो कोई टहनी हो, और अब इस मॉन्स्टर से कुछ अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगले ही पल रैबिट किंग ने वो पेड़ अपने ओपोनेंट पर फेंक दिया। लू चेन अटैक के लिए तैयार था,
और उसने फौरन अपना सिग्नेचर कॉम्बो यूज किया, जो रैबिट को तो काट नहीं पाया था लेकिन उस पेड़ को आसानी से निपटा दिया। लेकिन वो जानवर बिल्कुल बेवकूफ नहीं था। स्केलेटन पर पेड़ फेंकने के बाद रैबिट किंग ने अपना अटैक जारी रखा और अपनी ताकतवर मुट्ठियों से वार करने की तैयारी की। लू चेन ने डोड किया और बदले में रैबिट पर अटैक किया। जाहिर है डैमेज कम था, लेकिन कम से कम वो उन मुट्ठियों से बच गया। हालांकि जो वार चूका उसने ओपोनेंट को और गुस्से में ला दिया और अब एक विशाल मांसल मशीन, लंबे दांत और नफरत से जलती आंखों वाला प्लेयर की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। लू चेन मॉन्स्टर का वीक स्पॉट नहीं ढूंढ पा रहा था। थोड़ा ध्यान भटका और एक पंच खा बैठा। लेकिन खुशकिस्मती से स्केलेटन अपनी फिजिकल कंडीशन जल्दी ठीक कर सकता था। लेकिन उसी वक्त पसलियों पर एक वार पड़ा और हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गईं। तभी प्लेयर को एहसास हुआ कि स्केलेटन होना कितना अच्छा है, कुछ जल्दी सोचना होगा। और उस सिचुएशन में एक पेड़ के खोखल में छुप जाना अब शर्म की बात नहीं लग रही थी। शायद ये गलती थी, क्योंकि रैबिट अपने शिकार को जाने नहीं देने वाला था। वो पेड़ के खोखल की तरफ बढ़ रहा था और ब्रास नकल्स उठाकर वार करने की तैयारी कर रहा था। वॉर फौरन आया। ताकत इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ सचमुच चरचराया। लेकिन फिर रैबिट की बारी हैरान होने की थी, क्योंकि खोखल के अंदर उसका पंजा बेलों में फंस गया। उन्होंने उसके हाथ को कसकर जकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लू चैन ने पेड़ के तने के पीछे से झांका और रैबिट किंग से पूछा कि उसे स्केलेटन का वो छोटा सा तोहफा कैसा लगा। निकला कि ये एक सूखा पेड़ था जिसके अंदर बेलें उगाई थीं। एक बार कोई उनमें फंस जाए तो निकलना बेहद मुश्किल था। और सच में रैबिट जोर लगा रहा था, यहां तक कि दूसरे हाथ से भी अपना पंजा खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेलों की पकड़ मजबूत थी और वो नहीं छोड़ रही थी। ऐसा भी लग रहा था जैसे बेलें उसे और गहरे खोखल में खींच रही हों और अपना पंजा बचाने के लिए उसे पेड़ ही तोड़ना होगा। जाहिर है रैबिट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि स्केलेटन ने ऑपोनेंट की बेबसी का फायदा उठाया और अपनी स्वॉर्ड मॉन्स्टर की आंख में गहरी घोंप दी। रैबिट की आंख उसके शरीर का वीक स्पॉट निकली और क्रिटिकल हिट ने काफी ज्यादा डैमेज किया। इसके बाद जायंट रैबिट्स का किंग पूरी तरह गुस्से में आ गया और नतीजतन उसके सभी अटैक स्टैट्स बढ़ गए। हालांकि स्पीड और डिफेंस कम हो गई। ये समझ में आने वाली बात थी। रैबिट की एक आंख चली गई थी। अब वो जल्दी जल्दी फैसले नहीं ले सकता था, जबकि लू चेन एक के बाद एक क्रिटिकल हिट्स लगाता रहा। जल्द ही साफमौस हो गया कि आखिरी क्रिटिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। लू चेन ने अपने ओपोनेंट को अलविदा कहा और एक ही स्वॉर्ड स्विंग में उसका विशाल रैबिट का सिर धड़ से अलग कर दिया। गेम ने प्लेयर को बिग ईयर्ड रैबिट्स के किंग को हराने पर बधाई दी। वो लेवल 4 पर पहुंच गया और बॉस को हराने का रिवॉर्ड मिला। लू चेन इस बैटल के नतीजे से बहुत खुश था। आखिरकार इस गेम में ये उसका पहला बॉस था। अब लूट एंड स्टैट्स सॉर्ट करने की जरूरत थी। प्लेयर को एक ग्लोइंग ग्रेट ईयर्ड रैबिट ब्रेस्ट प्लेट मिला। इससे हेल्थ और फिजिकल डिफेंस बूस्ट हुई। इसके अलावा प्लेयर को एक बड़ा मैजिक स्टोन मिला, जिसे बाद में गोल्ड कॉइन से एक्सचेंज किया जा सकता था। लू चेन ने वो ग्लोइंग ब्रेस्ट प्लेट ऑफ द बिग ईयर्ड रैबिट फौरन पहन लिया और अब वो शुरुआत के उस दुबले पतले स्केलेटन जैसा नहीं लग रहा था। इसके ऊपर से प्लेयर को 10 फ्री बोनस पॉइंट्स भी मिले। इन्हें हेल्थ, म्याना, स्ट्रेंथ और एगिलिटी बढ़ाने में खर्च किया जा सकता था। लू चेन सोचने लगा कि इन्हें सबसे बेहतर तरीके से कैसे लगाएगा। ब्रेस्ट प्लेट पहनने से हेल्थ पहले ही ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी थी, इसलिए प्लेयर ने तय किया कि सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगाएगा। लू चेन को समझ आया कि स्वॉर्ड चलाने वाले स्केलेटन्स की स्ट्रेंथ ग्रोथ की दर अच्छी होती है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने रैबिट के पंजों से एक भी बाल नहीं इकट्ठा किया। तो क्वेस्ट जारी रखनी होगी। जब सारे काम पूरे हो गए तो वो आर्कमैज के पास गया और उसकी परफॉर्मेंस पर राय मांगी। आर्कमैज ने छोटे नौजवान स्केलेटन की तारीफ की और उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स, कॉपर कॉइन्स और रेप्यूटेशन से नवाजा। प्लेयर को यह सब बहुत अच्छा लगा और वो और क्वेस्ट्स पूरी करना चाहता था। अगली क्वेस्ट मीडियम डिफिकल्टी की थी और उसका नाम था किल द ग्रीन मैंटिस। उसे फॉरेस्ट ऑफ मॉर्निंग लाइट में जाकर 100 मैंटिस मारने थे, उनके ब्लेड्स इकट्ठा करने थे और फिर नोविस विलेज के चीफ मैज के पास लाने थे। प्लेयर ने मैज से कहा कि वो लंबी बैटल की तैयारी के लिए कुछ हीलिंग पोटियंस खरीदना चाहता है। निकला कि चीफ मैज मर्चेंट भी था। चीफ मैज ने कहा कि प्रकृति में नाइट स्पिरिट्स कम हैं, इसलिए वो वर्सैटिलिटी को अहमियत देते हैं और पूछा कि स्केलेटन पेमेंट कैसे करेगा। इसके बाद मैज ने बिग ईयर्ड रैबिट्स के किंग से मिले मैजिक स्टोन की कीमत लगाई। स्टोन की क्वालिटी काफी अच्छी निकली। मैज ने उसे 1500 कॉपर कॉइन्स का बताया, जो बेहद खुशी की बात थी और प्लेयर को और क्वेस्ट्स पूरी करने की मोटिवेशन मिली। लू चेन ने मैज से पूछा कि क्या उसके पास हीलिंग पोटियंस हैं और मैज ने जाहिर है कहा कि वो कई ऑप्शंस देगा जो प्लेयर को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। जब डील हो गई
तो मैच खुश था और बोला कि स्केलेटन को दोबारा देखकर खुशी होगी। लेकिन प्लेयर असंतुष्ट रहा। उसने 20 बॉटल्स ऑफ पोटियन खरीदी थीं और बल्क डिस्काउंट की उम्मीद थी। सारे मामले निपटाने के बाद लू चेन ने अगली क्वेस्ट शुरू की और फॉरेस्ट ऑफ मॉर्निंग लाइट की तरफ चल पड़ा। बार्ड पर एक साइन लगा था जिसमें चेतावनी थी कि इलाके में एक पागल ड्रैगन है, इसलिए बॉर्डर पार करना मना है। लू चेन एक पल के लिए रुका और ड्रैगन और इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग की जानकारी के बारे में सोचता रहा। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अभी बस एक साधारण स्केलेटन है। ह्यूमन लॉज उससे क्या लेना देना। थोड़ी दूर चलने के बाद लू चेन को पास के जंगल में 2 प्लेयर्स दौड़ते दिखे। उसने उनका पीछा करने और जानने का फैसला किया कि वो कौन है। वो प्लेयर्स पेड़ों के बीच से पूरी रफ्तार से भाग रहे थे, डरे हुए और सांस फूली हुई। एक ने सुझाया कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है और दूसरे ने कहा कि पीछे मत देखो और बल्कि और तेज भागो। लू चेन ने उन दोनों भाइयों को दिलचस्पी से देखा। समझ नहीं आया कि वो वहां क्या कर रहे हैं और किससे छुप रहे कहां से हैं। एक ने सामने स्केलेटन देखा और सोचा कि अब तो गए। सामने नाइट स्पिरिट था और पीछे पागल ड्रैगन। एक भाई ने पूछा कि अब क्या करेंगे। पीछे डरते हुए देखते हुए दोनों ने तय किया कि स्केलेटन से लड़ेंगे, क्योंकि नाइट स्पिरिट सिर्फ लेवल 5 था और दोनों को लगा कि वो आसानी से इस दुश्मन को हरा देंगे। लेकिन उसी वक्त एक भाई की पीठ में एक एरो आकर घुस गया और खून बह निकला। दूसरा भाई भी उस एरो का शिकार होने वाला था, लेकिन आखिरी पल पर एक हड्डी वाले हाथ ने उस खतरनाक वेपन को प्लेयर की आंख के बिल्कुल पास रोक लिया। नौजवान ने स्केलेटन का दिल से शुक्रिया किया और लू चेन ने जवाब दिया कि आज किस्मत ने भाइयों का साथ नहीं दिया। उसी वक्त धातु की नोक वाले तीखे एरोज उनकी तरफ उड़ते आ रहे थे। एरोज तेज थे, लेकिन उनका फ्लाइट पाथ अंदाजे योग्य था। लू चेन जानता था कि अपनी मौजूदा रिएक्शन स्पीड से कोई भी एरो उसे छू नहीं पाएगा और उसने चमत्कारिक रूप से सभी अटैक्स डोड कर लिए। आर्चर, जिसका निकनेम मेड ड्रैगन था, उसने स्केलेटन को शूट करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह सारे एरोज डोड्स करता रहा। आर्चर ने बार बार शूट किया और ओपोनेंट को हिट न कर पाने की वजह से काफी झुंझला गया। इस घटिया हड्डियों के ढांचे ने खुद को हीरो बनाने का ठेका ले रखा था। लू चेन की तरफ से वो सिर्फ एरोज डोड्स नहीं कर रहा था, बल्कि एक अल्ट्रा अटैक को भी जबरदस्त तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया। क्लैन ब्लड एक्सप्लोजन। स्केलेटन को उस ताकतवर एरो को काटते देखकर आर्चर ने एक बार और ट्राई करने का फैसला किया। शायद पिछली बार बस संयोग था। मैड ड्रैगन एक और एरो चढ़ा रहा था, लेकिन उसी वक्त लू चेन बहुत तेजी और खामोशी से उस प्लेयर के पास से निकल गया। अगले ही पल स्केलेटन आर्चर के पीछे खड़ा था। उसने स्वॉर्ड उठाई और प्लेयर को अलविदा कहा। एक क्रिटिकल हिट काफी था। लू चेन ने कंफर्म किया कि आर्चर्स आज भी उतने ही नाजुक हैं जितने पहले थे। वो थोड़ी सांस ले सकता था, लेकिन स्केलेटन ने एक बहुत अजीब आवाज सुनी। ये लड़ाई के दौरान दूसरे प्लेयर्स की नहीं हो सकती थी। ये किसी और चीज या किसी और की आवाज थी। भाइयों और मैड ड्रैगन ने बॉस को घेरने के लिए मैदान साफ किया होगा। लू चेन पेड़ों के पीछे छुप गया ताकि सिचुएशन देख सके और समझ सके। वो उस जाल से निकली मछली की तरह इवेंट्स के केंद्र में आ गया था। फॉरेस्ट ऑफ मॉर्निंग लाइट की गहराई में एक प्लेयर एक विशाल पेड़ की शाखा पर खड़ा होकर लड़ाई देख रहा था। पेड़ के नीचे वॉरियर्स का एक ग्रुप एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वो आर्म्ड और अच्छी तरह तैयार थे। उनका ओपोनेंट था ग्रीन मैंटिस का किंग। वॉरियर्स पहले ही बॉस की एचपी आधी कर चुके थे। पेड़ की चोटी पर खड़े प्लेयर ने वादा किया कि मरने वाले वॉरियर्स को उनकी डेथ और लेवल लॉस का मुआवजा मिलेगा। वो नाइट मेड ड्रैगन गिल्ड का हेड था। उसने प्लेयर्स से बॉस मारने पर रिवॉर्ड और ज्यादा जोश दिखाने वालों को एक्स्ट्रा बोनस देने का वादा किया। लू चेन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि इस मैंटिस को मारने में कितना पैसा खर्च होगा और उसने तय किया कि गिल्ड लीडर जरूर बेहद अमीर पागल होगा जो एक लाइट बॉस मारने पर इतना पैसा लगाने को तैयार है। उसी वक्त मैंटिस अपने पिछले पैरों पर उठा और अपने अगले पैर फैलाए, जबकि वॉरियर्स चिल्लाए, यंग ड्रैगन मास्टर की शान के लिए और मेड ड्रैगन गिल्ड के लिए, और अटैक कर दिया। लेकिन इन नारों का मैंटिस पर कोई असर नहीं था, जिसने अपने ताकतवर पैरों से वॉरियर्स को टुकड़ों में काट डाला। लू चेन को समझ आया कि मैंटिस बेहद भयानक डैमेज डील कर रहा है। ये बॉस शायद बिग ईयर्ड रैबिट्स के किंग से भी ज्यादा टफ था। ये साफ नहीं था कि मेड ड्रैगन गिल्ड के बचे हुए मेंबर्स आखिर तक टिक पाएंगे या नहीं, लेकिन उनका मास्टर उन्हें रुकने नहीं दे रहा था, बल्कि कोऑर्डिनेशन और पोजीशनिंग पर ध्यान देने को कह रहा था। लू चेन ने ड्रैगन लॉर्ड के कमांड स्टार्स सुने और सोचा कि यह बेहद बेवकूफाना टैक्टिक है जिससे अटैकिंग साइड को भारी नुकसान होगा। यह सब बेहद लापरवाह लग रहा था। लू चेन ने एक बार फिर हिसाब लगाया कि सभी प्लेयर्स को मुआवजा देने और उनके लेवल्स वापस करने में कितना खर्च होगा। उसके अनुसार वो रकम बिल्कुल पागलपन वाली थी। समझ नहीं आता था कि कोई अपने ही लोगों को इस हद तक क्यों धकेलेगा।
हमले एक के बाद एक बिना रुके आते रहे और ऐसा भी लगने लगा कि मैंटिस किंग की एचपी थोड़ी कम होने लगी। आखिरकार ये वॉरियर्स उसे सिर्फ थका थका कर मार देते, लेकिन साथ ही मैंटिस फौरन अपनी हेल्थ ठीक कर लेता और नए अटैक्स करता। वॉरियर्स मर रहे थे, लेकिन कमांडर ने उन्हें नजरअंदाज करके असॉल्ट जारी रखने का हुक्म दिया। मैंटिस पर एरोज की एक और वॉली छोड़ी गई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वो मॉन्स्टर जल्द ही खत्म होने वाला था। मैड ड्रैगन गिल्ड का हेड लगभग संतुष्ट था। उसने कहा कि आर्चर्स के स्क्वाड ने अच्छा काम किया, और जैसे ही बॉस की हेल्थ बार पर सिर्फ 1 पॉइंट बचे, सभी वॉरियर्स अटैक बंद कर दें और वो खुद उसे खत्म करेगा। इस तरीके से कोई हैरानी नहीं थी कि वो पहले से लेवल 10 पर था। बॉस को मारने के आधे फाइनल एक्सपीरियंस पॉइंट्स वो खुद ले लेता था, जबकि अपने प्लेयर्स के मुआवजे पर भारी रकम खर्च करता था। लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। ऐसा लगा जैसे मैंटिस को नए पैर उग रहे हों और वो किसी तरह और लंबा हो गया हो। निकला कि ग्रीन मैंटिस का किंग बर्सर्क स्टेट में आ गया था। उसके साथ ब्लेड जैसे पैर उग आए थे और उसकी अटैक पावर और स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। पहले तो ड्रैगन गिल्ड के प्लेयर्स ये बदलाव देखकर खुश हो गए कि मुआवजे में और पैसे मिलेंगे, और उन्होंने एक दूसरे को मैंटिस की एचपी जितनी हो सके कम करने के लिए उकसाया। इतने लोग थे कि ह्यूमन फैक्टर को नजरअंदाज किया जा रहा था, और थोड़ी देर में मैंटिस की एचपी तेजी से 0 की तरफ बढ़ने लगी। गिल्ड लीडर ने अपने लोगों को रुकने नहीं दिया। उनसे कहा कि अपनी जानें देकर उसे फाइनल ब्लो का मौका दें। जल्द ही सिचुएशन इस मुकाम पर आ गई कि मैंटिस के सिर्फ 3 एचपी पॉइंट्स बचे थे। लूचेन एंड ड्रैगन गिल्ड के लीडर दोनों ने एक साथ अटैक करने का फैसला किया। गिल्ड लीडर आगे बढ़ा और अपनी स्पीयर से ऑपोनेंट को भेदने की कोशिश की। वो खुश था। उसे लगा कि उसने सही वक्त का इंतजार किया। घायल मैंटिस के पास ड्रैगन गिल्ड के लीडर को एक स्केलेटन दिखा और उसने पूछा कि ये कौन है। इस मुलाकात ने उसे काफी चिड़चिड़ा कर दिया। उसने इस डुअल में इतना पैसा लगाया था, इसलिए किसी के साथ लूट शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। लू चेन ने जवाब दिया कि वो बस एक राहगीर है जो यहां से गुजर रहा था और उन प्लेयर्स के लिए इंसाफ मांगने आया था जिन्हें लीडर ने जबरदस्ती रिस्पॉन पर भेजा था। लीडर ने कहा कि हीरो बनने की जरूरत नहीं। स्केलेटन बस आया नहीं था, बल्कि काफी देर से सिचुएशन देख रहा था और अब फर्स्ट बॉस किल पर दावा ठोकने का इरादा रखता था। लू चेन ने जवाब दिया कि वो सिर्फ आसपास का गेम एनवायरनमेंट साफ करने आया है। जाहिर है उसने ये नहीं बताया कि मुआवजे के तौर पर वो ग्रीन मैंटिस बॉस लेना चाहता है। उसी वक्त मैंटिस ने अटैक किया और लू चेन मैंटिस किंग के विशाल क्लॉ को डोड करने में लग गया। इधर ड्रैगन गिल्ड के हेड ने तय किया कि उस ओपोनेंट से निपटे जिसने उसके शिकार को हाथ लगाने की हिम्मत की, और अगले ही पल प्लेयर की स्पीयर ने लू चेन का सिर लगभग 2 टुकड़ों में कर दिया। जाहिर है ऐसी हरकत बिना जवाब के नहीं जा सकती थी। फौरन जवाबी वार हुआ और लू चेन की स्वॉर्ड उसके शरीर में घुस गई। लू चेन ने ड्रैगन लॉर्ड को सलाह दी कि अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करे, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं होता। ड्रैगन लॉर्ड को इस मोड की उम्मीद नहीं थी। वो इस बात से बेहद गुस्से में था कि इस स्केलेटन ने उसका लूट चुराने की जुर्रत की। लू चेन को पूरी तरह पता था कि इस काम के बाद लोग उसके पीछे पड़ेंगे, इसलिए जल्दी से उस बेचारे मैंटिस को खत्म करना होगा। लू चेन ने मैंटिस किंग की तरफ मुड़कर कहा कि चिंता न करे, अब उसकी बारी है। इसके बाद स्केलेटन ने ग्रीन मैंटिस किंग को बर्सर्क स्टेज से वीकनेस स्टेज में ले आया, और उसके बाद बचे हुए कुछ एचपी पॉइंट्स खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं था। प्लेयर ब्रोकन स्पीयर सिंकिंग इन द सैंड ने पहले ग्रीन मैंटिस किंग को मार दिया, लेकिन रिवॉर्ड की जगह सिस्टम ने वार्निंग दी कि प्लेयर की हेल्थ थ्रेशहोल्ड से नीचे है, इसलिए गेम ने ऑटोमेटिकली उसके लिए सेशन खत्म कर दिया और उसके एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट और रिवॉर्ड सेव हो जाएंगे। लू चेन मेज पर बैठकर अपनी गर्दन मल रहा था। वो समझ नहीं पाया कि बॉस को हराने के बाद उसे अचानक ऑफलाइन क्यों कर दिया गया। इसके अलावा वो वार्निंग का मतलब भी समझ नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात को कौन इतना जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। दरवाजा खोला तो सामने डू सन खड़ा था और बोला कि वो बहुत फिक्रमंद था, इसलिए आधी रात को दौड़ा चला आया। डू सन परेशान था कि उसका दोस्त कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अपने दोस्त को देखकर डू सन और भी घबरा गया। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डू सन के पास वो बयान करने के लिए शब्द नहीं थे जो वो देख रहा था। वो बस चिल्लाता रहा, ज़ॉम्बीज़, हेल्प! लू चेन ने अपने दोस्त को देखा और उसे शांत करने की कोशिश की। बोला कि उसे समझ नहीं आता कि ज़ॉम्बीज़ कहां से आ गए, भले ही उस लड़के का चेहरा उन धब्बों से ढका था जो किसी लाश जैसे लग रहे थे। डू सन ने अपना फोन दोस्त की तरफ बढ़ाया और कहा कि खुद देख ले, फिर ज़ॉम्बीज़ वाली बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी। लू चेन बेहद परेशान हो गया। वो सच में घबरा गया और डर गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके चेहरे पर ये कैसे धब्बे आ गए। डू सन ने कहा कि ऐसे धब्बे सिर्फ मुर्दों पर आते हैं,
और ये तेजी से फैलते हैं, इसलिए फौरन हॉस्पिटल जाना होगा अभी। आधी रात को भी लू चेन ने दोस्त को बताने की कोशिश की कि ये लिवर मोर्टिस नहीं है, लेकिन अगले ही पल एक तीखे सिर दर्द ने उसके पूरे जिस्म में बिजली की तरह चुभन पैदा की। नौजवान हिल नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में ऐंठन आ गई हो। दोनों शहर के हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में पहुंचे और चीफ फिजिशियन ने कंफर्म किया कि ये सच में लिवर मोर्टिस है। ये डॉक्टर डूसन के पिता थे। उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट और कुछ और एग्जामिनेशंस करने होंगे, तभी कोई नतीजा निकाला जाएगा। लैब का ब्लड टेस्ट बिल्कुल अजीब रिजल्ट्स लेकर आया। ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा कुछ असल जिंदगी में हो ही नहीं सकता। दोनों बेहद उत्सुक थे कि रिजल्ट्स में क्या निकला। डॉक्टर ने जवाब दिया कि वो उस अकथनीय बात को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा फिनोमेनन नहीं देखा था। एक बात साफ थी, लू चेन के ब्लड में एक विशाल वायरस था जिसकी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसे ज़ॉम्बी वायरस नहीं कहा जा सकता था, ये बहुत दूर की कौड़ी होती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये हेल्दी सेल्स को नष्ट नहीं कर रहा था, बल्कि डैमेज्ड सेल्स को ठीक कर रहा था। हालांकि नौजवान के शरीर में इन सेल्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनकी एक्टिविटी ने ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर दिया था। इसी वजह से ये अजीब नतीजे सामने आए। ब्लड फ्लो धीमा हो गया था, जिससे खून पूरे शरीर में घूमने की बजाय स्किन की सतह के पास जमा होने लगा, जैसा नॉर्मल लोगों में नहीं होता। इसी वजह से लिवर मोर्टिस के धब्बे आए। इसके अलावा डॉक्टर ने पाया कि ब्लड सर्कुलेशन की मौजूदा रफ्तार धीरे धीरे और कम हो रही है। जैसे ही ब्लड फ्लो रुकेगा, नौजवान की मौत हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर ने जोड़ा कि आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और वो पूरे शरीर में आर्टिफिशियली ब्लड सर्कुलेट करने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। फिलहाल डॉक्टर ने सीटी स्कैन की सलाह दी ताकि देखा जा सके कि वायरस ने शरीर पर और क्या असर डाला है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या नौजवान को हाल ही में कोई अजीब सेंसेशन या घटना हुई है। नौजवान को उन बंद दरवाजों की याद आई जिन्हें उसे पार करना पड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लू चेन ने जवाब दिया कि उसकी जिंदगी में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नौजवान के शरीर में ये अजीब वायरस आया कहां से। आखिरकार सब सीटी स्कैन रूम में पहुंचे और नौजवान एग्जामिनेशन के लिए लेट गया। जब वो अकेले थे, डूसन ने अपने पिता से पूछा कि क्या डॉक्टर को शक है कि लू चेन कुछ छुपा रहा है और क्या उस लड़के को अपनी बीमारी की असली वजह पता है। लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया कि वो बस यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि लू चेन को याद है या नहीं कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ। शायद ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म था। सबसे ज्यादा संभावना ये थी कि लड़के को पीटीएसडी हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग ने पुराने कुछ एपिसोड्स की स्पेसिफिक डिटेल्स भुला दी थी। लू चेन के ब्लड फ्लो रेट के हिसाब से उसे पहले ही स्ट्रोक या उससे भी बुरा कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हालांकि सिचुएशन खुशनुमा नहीं है, वो लगभग नॉर्मल दिख रहा है। डूसन बहुत परेशान था। वो अपने दोस्त की फिक्र में था और समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। लू चेन सीटी स्कैनर में घुसा और ऊँघने लगा। उसे एक सुखद गर्मी का एहसास हुआ और पहली बार थोड़ा सुकून मिला। स्कैन चल रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि वो एक पल के लिए बाहर जा रहे हैं और बेटे से कहा कि अभी दोस्त पर नजर रखे। लेकिन डॉक्टर के जाते ही बेटे की जोरदार चीख निकली। डॉक्टर डू जोंगलेन फौरन वापस कमरे में दौड़े। उन्होंने अंदर घुसते हुए बेटे को डांटा कि आधी रात को हॉस्पिटल में इस तरह चिल्लाते नहीं हैं। लेकिन डूसान ने पिता को बुलाया और कहा कि पेशेंट को ध्यान से देखें। लू चेन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लिवर मोर्टिस के धब्बे पूरी तरह गायब हो गए थे और खुद डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। लू चेन ने बताया कि सीटी स्कैन के दौरान उसे गर्मी का एहसास हुआ था और अब उसे कोई तकलीफ या कमजोरी नहीं है। डॉक्टर चकित रह गए। उन्होंने नौजवान का चेहरा दोनों हाथों में लेकर ध्यान से देखना शुरू किया। दिमाग हैरान करने वाली बात थी, लेकिन चेहरा सच में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बाकी स्किन का हाल भी वैसा ही था। नौजवान की प्यूपिल्स नॉर्मल थीं और उनके हिसाब से ये सब एक्सरे रेडिएशन की वजह से हुआ था। डॉक्टर डू बच्चों की तरह खुश हो गए। वो ऑफिस में उछलते कूदते रहे, थोड़ा नाचे और बोले कि लिवर मोर्टिस के धब्बे पूरी तरह और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए हैं। थोड़ा शांत होने के बाद डॉक्टर ने फौरन कहा कि अभी लैब जाना होगा और दोबारा ब्लड टेस्ट करना होगा। सब कुछ काफी बेहतर हो सकता था, लेकिन 3 घंटे की एग्जामिनेशंस हो चुकी थीं। टेस्ट्स अभी भी जारी थे और एक हेल्दी इंसान भी अब तक पूरी तरह थक जाता। लू चेन नींबू की तरह निचोड़ा जा चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर उसे अलग अलग हिस्सों में काटकर हर एक पर रिसर्च करने वाले हैं। डू सन को अपने दोस्त पर सच्ची तरस आ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता एक्सपेरिमेंट्स के लिए उससे इतना ज्यादा खून निकाल लेंगे। डॉक्टर ने बताया कि अब साफ है कि एक्स-रे रेडिएशन वायरस की प्रोग्रेशन को धीमा करती है, लेकिन लैब टेक्नीशियंस अभी टेस्ट कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट जारी रखने के लिए एक्स-रे रेडिएशन की कौन सी स्पेसिफिक वेवलेंथ
सबसे सही रहेगी। उन्होंने लू चेन को एक स्पेशल लिक्विड पिलाया और आराम करने के लिए सुला दिया। क्योंकि वो पूरी तरह बेहाल था, डू सन उसे घर ले गया और नाश्ते का सामान लेने बाहर निकल गया। लू चेन सोफे पर लेटा और अपने शरीर को ध्यान से देखा। कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं दिखा। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक वो एक सीवियर फेज से गुजरा था। तभी डू सन स्टोर से सामान लेकर वापस आया। उसने बताया कि घर के पास एक स्पोर्ट्स कार में एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसके साथ एक विशाल बॉडीगार्ड था और उस औरत के सिर पर बांदाना था। डू सन को हर चीज की फोटोज खींचने की आदत थी, इसीलिए उसके पास उस फैंसी कार में आई अजनबी की फोटो आ गई। लू चेन ने उस खूबसूरत लड़की की फोटो देखी। वो बहुत क्यूट थी, लेकिन लगता था कि बॉडीगार्ड किसी पर भी भरोसा नहीं करता और हर चीज पर कड़ी नजर रखे हुए था। फोटो और बॉडीगार्ड को देखते हुए नौजवान ने उस आदमी को ध्यान से स्टडी किया और समझ आया कि ये वही बॉस है। लू चेन के मन में धुंधली यादें उभरने लगीं। विशाल जंजीरें टूट गईं और एक मॉन्स्टर आजाद हो गया। लू चेन को याद आया कि उस रात उसने क्या देखा था, जिसके बाद उसे वो रहस्यमय इन्फेक्शन हुई और अजीब सिम्टम्स आए। ये उसकी पहली रात थी जब गेम में बॉस से पहली मुलाकात हुई थी। निकला कि लू चेन उस वक्त मर गया था। लू चेन ने उस लड़की को पहचाना। वो है यूई थी, सोल ऑन ऑफ द एंशिएंट स्वॉर्ड गिल्ड की लीडर। नौजवान को अपने दोस्त को कुछ और बताने का मौका भी नहीं मिला कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई कि है यूई आई है। डू सन को किसी वजह से लगा कि यह मुलाकात अच्छी नहीं होगी। उसने दोस्त से पूछा कि रात को क्या कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि परेशान नहीं होता। चूंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लड़की को अंदर आने देगा और वो आमने सामने बात कर लेंगे। डू सन लगभग दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन उसी वक्त लू चेन जोर से चिल्लाया। वो दोस्त के पीछे दौड़ा, उसे दरवाजा खोलने से रोकने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। डू सन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया था। उसे लग रहा था कि सुबह सुबह इतनी जोर से दस्तक देने से पहले सोचना चाहिए, लोग अभी सो रहे होंगे। लेकिन अगले ही पल दरवाजा खुल गया और लड़की ने उसे धकेलते हुए कहा कि हट जाए और उसे परेशान न करे। हाई यूई कमरे में घुसी और लू चेन को आवाज देने लगी। डू सन उस अजनबी की खूबसूरती से बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया और मुंह खुला रह गया। लड़की ने पूरे अपार्टमेंट को जल्दी से स्कैन किया। उसने कहा कि उसने लू चेन की आवाज सुनी थी और अब वो उसे फौरन ढूंढेगी। डू सन ने जवाब दिया कि शायद लड़की गलत दरवाजे पर आ गई है और यहां कोई लू चेन नहीं है यूई ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपार्टमेंट को रूम बाय रूम तलाशना शुरू किया। वो साफ तय कर चुकी थी कि लू चेन को हर हाल में ढूंढेगी। एक और दरवाजा खोलते हुए यूई अंदर घुसी और बोली कि अभी लू चेन को जरूर ढूंढ लेगी। नौजवान अलमारी में छुपा था। वो बॉस से मिलना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसने पहले ही दोस्त से कहा था कि उसे अंदर ना आने दे। यूई सीधे अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि उसे पता है लू चेन कहां छुपा है। लड़की समझ नहीं पाई कि वो उससे क्यों बच रहा है, जबकि वो सच में उसकी फिक्र करती है, और उसने अलमारी का हैंडल पकड़ लिया। डू सन पूरी ताकत से चिल्लाया कि लू चेन मर चुका है यूई वहीं जम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये नामुमकिन था। लू चेन मर नहीं सकता। शायद इस लड़के को कुछ गलत फहमी हुई है। डू सन ने कहा कि अगर यकीन नहीं तो शहर के मॉर्चुरी में जाकर डेथ सर्टिफिकेट ले आए। ये सुनते ही वो खूबसूरत औरत झार-झार रोते हुए अपार्टमेंट से निकल गई। डू सन ने दरवाजा बंद किया और दोस्त के पास आकर पूछा कि क्या उसे यकीन है कि उसने सही किया। लू चेन ने जवाब दिया कि हॉस्पिटल में उसने भोलेपन से सोचा था कि रेडिएशन थेरेपी से उसका शरीर एक नॉर्मल इंसान जैसा हो जाएगा, लेकिन अब उसे याद आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे खुद नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुका है। लू चेन अपनी बॉस को उम्मीद देकर फिर छीनना नहीं चाहता था। बेहतर था कि सब कुछ अभी से निराशा में डुबो दे। उसके हिसाब से ये आसान और कम तकलीफदेह होगा। डू सन बहुत परेशान था। उसने कहा कि दोस्त उसे और उलझाता जा रहा है और फौरन बताए कि रात को क्या हुआ था। लू चेन ने समझाया कि रात उसे जिंदा दफना दिया गया था। उससे एक दिन पहले दोपहर के बाद नौजवान बॉस से मिलने गया था। उसे लगा था कि दोस्तों की एक कैजुअल मुलाकात होगी। लू चेन को उम्मीद नहीं थी कि वो मुलाकात गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट यूई से होगी। उस अमीर और खूबसूरत औरत ने उसे कुछ गियर दिया और अपने नए स्टूडियो में बुलाया। उसने लू चेन के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की, लेकिन उसने सब ठुकरा दिया। लू चेन के दिमाग की रिएक्शन में 3 सेकंड्स की डिले थी, इसलिए वो बोझ नहीं बनना चाहता था और न ही उस खूबसूरत लड़की का वक्त जाया करना चाहता था। यूई ने जोर दिया कि वो लू चेन को घर छोड़ेगी, लेकिन रास्ते में एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया। जो राइवल उस लड़की से वाइस प्रेसिडेंसी के लिए कंपीट कर रहा था, उसे समझ आ गया कि वो जीत नहीं पाएगा और उसने उसे मारने के लिए जाल बिछाया। वो गैंग बड़ी और हथियार बंद थी। लड़की को बचाने के लिए लू चेन ने कार का गैस टैंक जला दिया और उस आग को आड़ बनाते हुए
उस खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में उठाकर वहां से निकलने की कोशिश की। है यूई को माइल्ड कॉन्क्यूशन आया और वो बेहोश हो गई। लू चेन ने उसे पास से गुजरते एक ट्रैक्टर की पिछली सीट पर डाल दिया। वो खुद वहीं रुका ताकि गैंगस्टर्स का ध्यान भटका सके। जब उन्हें समझ आया कि उनका प्लान फेल हो गया और उनका शिकार गायब हो गया तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा लू चेन पर निकाला। नौजवान को आधा मरने तक पीटा गया। शायद उन्होंने सोच लिया कि वो मर चुका है। अपना गुस्सा निकालने के बाद गैंगस्टर्स लू चेन के शरीर को केओस ब्यूरियल माउंट तक घसीट ले गए। ये कब्रिस्तान शहर के उत्तर में है। लू चेन को एक गड्ढे में फेंककर जिंदा दफना दिया गया। हालांकि निकला कि नौजवान मरा नहीं था। उसके ऐसी कब्र में भी बचने की पूरी संभावना थी। किस्मत से उस वक्त आसमान ने उसे नहीं लिया और जोरदार बारिश शुरू हो गई जो लू चेन की जान बचाने का जरिया बनी। बारिश से जिस मिट्टी में वो दफन था वो डीली हो गई और लू चेन एक जॉम्बी की तरह जमीन खोदकर बाहर निकल आया। नौजवान को याद नहीं था या समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे दर्द कम होता गया और उसे अपनी बिल्डिंग के दरवाजे पर होश आया। उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था, बस कपड़े फटे हुए थे। सबसे ज्यादा संभावना ये थी कि दफनाए जाने के बाद उसे एक विशाल वायरस की इन्फेक्शन लगी जिसने उसे ताकत दी और शरीर ठीक कर दिया, या शायद उल्टा, लड़के को कब्र में किसी तरह की जॉम्बी डिजीज लग गई। लू चेन ने दोस्त से पूछा कि वो क्या सोचता है, क्या वो अभी जिंदा है या मर चुका है। डूसन बहुत फिक्रमंद था। उसने कहा कि शहर के उत्तर का केओस ब्यूरियल माउंड कई रहस्यों से घिरा है और लगता है उन्हें वहां जाना होगा। लू चेन ने जवाब दिया कि वो जरूर जाएगा। वो जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जैसे ही नौजवान उठने लगा, साफ हो गया कि वो बहुत कमजोर है और उसे आराम की जरूरत है। डूसान ने दोस्त को सलाह दी कि पहले अच्छे से खाना खाए और आराम करे, वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। डूसन ने वादा किया कि खुद केओस ब्यूरियल माउंड नहीं जाएगा, उसे हॉस्पिटल जाना था। लू चेन के डेथ सर्टिफिकेट की फौरजी के सिलसिले में डॉक्टर डू ने बेटे से कहा कि लू चेन का गेमिंग हेलमेट हॉस्पिटल ले आए। डूसन अपने पिता के ऑफिस में हेलमेट वाला बॉक्स लेकर घुसा और वहां बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप देखकर हैरान रह गया। लू चेन अकेला था। उसने एक पेन और कागज लिया और फाइनेंस और बैलेंसेस का हिसाब लगाने बैठ गया। पहले गेम से इनकम नाम मात्र की थी, लेकिन अब लू चेन को इतना कमाना था कि अपने रिटायर्ड पिता का खर्च चला सके। नौजवान ने जरूरी खर्चों की एक लिस्ट बनाई। हिसाब लगाते लगाते उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। डूसन वापस आ गया था। लू चेन हॉलवे में निकला और हैरान रह गया। दोस्त बड़ी तादाद में बैग्स और सूटकेस लेकर आया था। बिना कोई इजाजत मांगे डूसन ने बस अनाउंस कर दिया कि वो लू चेन के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। अपार्टमेंट के मालिक ने एतराज करने की कोशिश की। उसके पास सिर्फ एक बेड है, लेकिन डूसन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कमरे का सोफा सोने के लिए काफी चौड़ा था। लू चेन ने सोचा कि शायद वो उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसे एक पर्सनल केयर गिवर की जरूरत है। डूसन ने जवाब दिया कि यह बकवास है, बस उसे अकेले रहते रहते बोर हो गया था। मामला साफ था। डूसन ने दोस्त को तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि लू चेन जल्दी मरने वाला नहीं है, और उसे एक बॉक्स दिखाया जिसमें टेस्ट रिजल्ट्स थे। उन शीट्स में सारे वाइटल साइंस लिखे थे और एक पूरी हेल्थ रिपोर्ट थी जो कंफर्म करती थी कि लू चेन के वाइटल साइंस नॉर्मल हैं। डूसन ने माना कि पहले उसे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में बुजुर्ग प्रोफेसर्स ने कई सेट्स ऑफ कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए और अब इसमें कोई शक नहीं बचा था। डूसन ने लू चेन का हेलमेट बिना कोई कमेंट किए वापस उसकी जगह रख दिया। उसने बस इतना कहा कि वायरस के जीन सीक्वेंस करने का प्रोजेक्ट बहुत बड़े पैमाने का निकला और उसके पिता को दूसरे कॉलीग्स को भी बुलाना पड़ा। धीरे धीरे और ज्यादा क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट्स, मेडिसिन के सच्चे माहिर इस काम में जुड़ते गए। आखिरकार एक बड़ी रिसर्च टीम तैयार हो गई। इन मेडिसिन के दिग्गजों ने एक फोन कॉल की और केओस ब्यूरियल माउंड एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन बन गया जहां लिमिटेड एक्सेस था। प्रोफेसर्स के ग्रुप की मेहनत की बदौलत सिर्फ आधे दिन में ब्यूरियल माउंड का राज उजागर हो गया। केओस ब्यूरियल माउंड के नीचे हान डायनेस्टी के आखिरी दौर की कब्रों का एक ग्रुप मिला। इसका यागुआन से कोई संबंध हो सकता है, लेकिन सिचुएशन की स्पेसिफिक्स के लिए और खुदाई की जरूरत थी। इन कब्रों में अब तक बहुत सारी रहस्यमय चीजें मिली हैं, हालांकि बहुत कुछ अभी भी रहस्य है। उन कब्रों से कैडवर फ्लूइड रिस रहा था जिसमें एक ऐसे वायरस का डीएनए मिला जो लू चेन के शरीर में पाए गए वायरस से आइडेंटिकल था। निकला कि उस लड़के के शरीर में उतना ही पुराना कैडवर फ्लूइड था जितनी ये दुनिया, जिसमें कोई अजीब वायरस था। डूसन ने बताया कि ये सब अब डॉक्यूमेंट हो चुका है और लू चेन के जमे हुए शरीर से मिले वायरस का नाम उस नौजवान के नाम पर रख दिया गया। नौजवान ने सोचा कि वायरस का नाम दरअसल काफी अच्छा है और डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा। डूसन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपना सामान खोलकर खुद को घर जैसा कंफर्टेबल बनाने लगा। लू चेन समझना चाहता था
कि डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों लिखी हैं, कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन शायद इन जैसे प्रोफेसर्स को भी एक दिन में डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने का वक्त नहीं मिला होगा। रिसर्च पूरी होने पर डिस्क्रिप्शन बढ़ाई जाएगी। अभी तक जिस एकमात्र कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वो पूरे यकीन से कह सकते थे, वो थी वायरस की रीजेनरेटिव एबिलिटी। ये लगातार लू चेन की सेल्स को ठीक करता रहता है, जिससे उसका शरीर मजबूत होता है। वायरस उसकी फिजिकल कंडीशन को स्टेबिलाईज करता है और ब्लड फ्लो धीमा कर देता है, जिससे इंटॉक्सिकेशन होती है, हार्ट रेट कम होती है और ऑर्गन्स पर असर पड़ता है। ये इन्फेक्शन का एक गंभीर नुकसान था। लू चेन हैरान था कि किसी भी डॉक्टर ने उसके शरीर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। निकला कि प्रोफेसर्स उसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन और स्टडी में रखना चाहते थे। डॉक्टर डू ने कहा कि लू चेन की राय का भी ख्याल रखना होगा, लेकिन उन्हें वायरस में कुछ अहम मिला है, इसलिए अभी बस उसे स्टडी करने का फैसला किया है। रिसर्च पूरी होने पर लू चेन एक सच्चा लैब गिनी पिग बन सकता है। लू चेन ने कहा कि अभी सब ठीक है और उसे उम्मीद नहीं थी कि वायरस 3 बार उसके काम आएगा। सेल रीजनरेशन ने उसे वापस जिंदगी दी। वायरस के डीएनए ने उसे लैब राइट बनने से बचाया और उसके न्यूरल इंपल्सेस की डीले कम हो गई। ये बहुत अच्छी खबर थी। अब लू चेन की रिएक्शन स्पीड लगभग एक नॉर्मल इंसान जितनी हो गई थी। डूसान दोस्त के लिए बहुत खुश था। वो उछला, हेलमेट उठाया और बोला कि लू चेन को गेम में लॉग इन करना चाहिए ताकि दोस्त उसकी स्पीड खुद महसूस करे। अगर वायरस सेल्स रिजनरेट कर सकता है तो लॉजिक से दिमाग की नर्व्स भी रिजनरेट करनी चाहिए। डूसान ने बताया कि उसके पिता डॉक्टर डू ने प्लेयर के हेलमेट में एक एक्सरे सिस्टम बिल्ड किया है, जिसे भी टेस्ट करना है।